सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग लैंड रिफॉर्म वाले टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग पीवाईक्यू देख लेते हैं कि यूपीएससी ने यहाँ से क्या क्या पूछा है, ताकि हम लोग टू द पॉइंट स्टडी कर सके। नाउ, सबसे पहला क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा था, और जो लास्ट पूछा था वो था 2023 में। ये हम पिछले 10 साल की बात कर रहे हैं। ओके। नाउ, 2023 में क्वेश्चन था कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव एंड मेजर ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, कि लैंड रिफॉर्म का क्या क्या ऑब्जेक्टिव था, और डिस्कस कैसे जो लो लैंड सेलिंग पॉलिसी थी लैंड होल्डिंग पे, वो एक इफेक्टिव रिफॉर्म थी अंडर इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैंड रिफॉर्म भारत के कुछ पार्ट में सक्सेसफुल हुए, और उन्होंने बेसिकली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने में हेल्प की। कैसे हेल्प की, ये पूछा हुआ है। नेक्स्ट पूछा हुआ है कि जो लैंड रिफॉर्म का एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में क्या रोल रहा है, और वो फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करो जो कि लैंड रिफॉर्म की सक्सेस के लिए जिम्मेदार थे, मतलब रिस्पॉन्सिबल थे। सो बेसिकली लैंड रिफॉर्म जो है ना भारत के कुछ पार्ट में सक्सेसफुल रहा था, तो ये पूछा वो क्या फैक्टर थे कि वो सक्सेसफुल रहा। उसके बाद 2014 में क्वेश्चन था कि जो राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी लैंड एक्विजिशन एक्ट है 2013, ये इस दिन इम्पैक्ट में आया। इसके क्या इंप्लीकेशन हो गए इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर इन इंडिया। सो बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉलिसी थी, उसका इम्पैक्ट पूछा था। तो अब तक के लैंड रिफॉर्म के यही सारे टॉपिक पूछे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे लैंड रिफॉर्म का चैप्टर। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लैंड रिफॉर्म एग्जैक्टली था क्या क्या नहीं था। देखो, जब भारत आजाद हुआ ना, तो 1947 में भारत आजाद हुआ, तो हमारे पास ना सबसे बड़ी समस्या क्या थी? सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जो लोग है ना, मतलब जो कुछ जमींदार थे, उनके पास ना बहुत सारी जमीनें थी। ठीक है, बहुत सारी जमीनें थी। और कुछ ऐसे लोग थे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनके पास कुछ भी जमीनें थी नहीं। ठीक है। तो गवर्नमेंट का मेन काम क्या था? गवर्नमेंट का मेन काम ये था कि जिनके पास सरप्लस है ना, उनसे लेके जिनके पास डेफिसिट है, मतलब जिनके पास है ही नहीं, उनको ट्रांसफर करना। सो बेसिकली ये था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब इसमें इश्यू ये था, इश्यू क्या था? इश्यू ये था कि जब स्टार्टिंग में ना लैंड बेसिकली राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था। ओके। तो जैसे ही आप किसी की जमीन छीनोगे तो क्या होगा भाई? तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट अगर आपका वायलेट हो तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ऑब्वियस सी बात है। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमारे यहाँ पे लेके आएगा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें डाला गया 9 शेड्यूल। 9 शेड्यूल में क्या था बेसिकली, कि अगर कोई भी कानून, आप लेट से 9 शेड्यूल को ऐसे समझ लो एक बॉक्स है। ठीक है। अगर कोई भी कानून पार्लियामेंट ने बनाया और उसको 9 शेड्यूल में डाल दिया, चाहे वो कानून फिर आपके फंडामेंटल राइट को ही क्यों ना वायलेट करे, जुडिशरी उसका रिव्यू नहीं कर सकती, जुडिशियल रिव्यू उसका नहीं हो सकता। लेकिन आईआर कोहिलो केस में इसको मतलब ये बोला गया कि ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशरी जो है ना वो किसी भी चीज को रिव्यू कर सकती है। लेकिन उस टाइम के प्रॉब्लम के हिसाब से ये एक तरह से एक सॉल्यूशन ही था, और ये सही साबित भी हुआ। ठीक है। लैंड रिफॉर्म हमारे यहाँ पे कौन से लिस्ट में आते हैं? लैंड रिफॉर्म आते हैं हमारे यहाँ पे स्टेट लिस्ट में। तो ये थी थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री। अब हुआ क्या था, अब थोड़ा सा और आगे आगे समझते हैं। तो स्टार्टिंग में जब लैंड रिफॉर्म किया गया, तो लैंड रिफॉर्म में जिम्मेदारी किसकी होती थी, मतलब लैंड रिफॉर्म को कंडक्ट कराने की, कि उसकी जिम्मेदारी होती थी डीएम और पटवारी की। ठीक है। क्या बोला गया? बेसिकली हुआ क्या था, देखो, पटवारी जो है ना, क्या हुआ था पहले मैं समझा देता हूँ। लैंड सीलिंग एक्ट आए थे। क्या आए थे? लैंड सीलिंग एक्ट। अब लैंड सीलिंग एक्ट में क्या था, बेसिकली लिमिट डाल दी गई थी कि इससे ज्यादा जमीन आपके पास नहीं हो सकती। जैसे ही इससे ज्यादा जमीन है आपके पास, तो क्या कर दिया जाएगा? गवर्नमेंट उसको अपने पास रखेगी, कैप्चर कर लेगी, और उसको फिर किसको दे देगी? उन लोगों को दे देगी जिनके पास जमीन नहीं है, यानी कि लैंडलेस फार्मर्स को। लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट फेल हुआ, रीजन क्या था? बेनामी प्रॉपर्टी। ठीक है। लोग जो है ना अपने रिश्तेदारों के नाम पे, या अपने मतलब कि जो भी उनके रिलेटिव्स होते थे उनके नाम पे इनको ट्रांसफर कर देते थे, और बोलते थे कि हमारे पास तो इतनी ही जमीन है। बट एक्चुअल कंट्रोल जो ये लोग करते थे रिश्तेदारों के नाम, मैंने ऑल दैट इन्हीं के पास रहता था। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह से फेल हुआ था। लेकिन लैंड सीलिंग एक्ट में क्या प्रोविजन है कि मैक्सिमम इतनी लिमिट है। अब इसको मेजर कौन करेगा कि इतनी लिमिट है? वो मेजर करने का काम होता था पटवारी का। अब यहाँ पे ना नेक्सस क्रिएट हुआ, जमींदार, पटवारी और एसडीएम, इन तीनों के बीच में नेक्सस क्रिएट हुआ। पटवारी जब तक बताएगा ही नहीं कि इसके पास सरप्लस जमीन है, तो वो बेसिकली आएगी कैसे गवर्नमेंट के पास? तो पटवारी ने बताया ही नहीं, क्योंकि जमींदार ने पटवारी को बेसिकली रिश्वत दी, ब्राइबरी दी, और जिसकी वजह से लैंड रिफॉर्म जो है ना वो ब्रूटली फेल हो गए थे। लैंड रिफॉर्म जो है ब्रूटली फेल हो गए थे। लेकिन ये कुछ ही पार्ट्स में, जैसे केरला हो गया,
एसेट्रा, वहां पे थोड़े बहुत सक्सेसफुल थे, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये फेल ही थे। और जो आपका नक्सलाइट मूवमेंट है, कहीं ना कहीं उसका ओरिजिन आपको यहीं से देखने को मिलता है, फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म में। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ लेते हैं। प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या था कि ब्रिटिश रूल के अंडर फार्मर की खुद की जमीनें नहीं होती थी जहां पे वो खेती करते थे। जो लैंड ओनरशिप होती थी ना, या तो इंटरमीडिएट्स के पास होती थी, जैसे कि जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, इनके पास। और जिसकी वजह से काफी सारे इश्यूज होते थे। कैसे होते थे इश्यू, क्या क्या होते थे? सबसे पहला, जो कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है ना, वो कुछ ही जमींदारों के पास में होती थी, मतलब कि जमींदार जागीरदार के पास में, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लैंड है। तीसरा क्या था? प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट्स बहुत ज्यादा होते थे, जबकि उनका कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता था, मतलब कि उनको खेती करनी भी नहीं है, बट फिर भी बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट्स होते थे। ये क्या करते थे इंटरमीडिएट्स? ये बेसिकली लैंड को लीज आउट करते थे किसानों को, जिनको टेनेंट बोलते हैं, टेनेंट बोलते हैं, ओके, टेनेंट्स को। और इनसे फिर क्या करते थे? इनसे पैसा लेते थे। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद क्या था? एक्सप्लॉइटेटिव टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट। जब ये जो इंटरमीडिएट्स है, यानी कि जमींदार जागीरदार, ये जब जमीन को लीज आउट करते थे, यानी कि रेंट पे देते थे किसानों को, तो उस टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्ट होता था वो काफी एक्सप्लॉइटेटिव होता था। जैसे ये बोल देते थे कि जितना भी तुम उगाओगे ना इस जमीन पे, उसका 50% या 60% हमारा, 70% हमारा, तो इस तरह की कंडीशंस होती थी। नाउ यहाँ पे काफी ज्यादा पुअर लैंड रिकॉर्ड भी होते थे, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लिटिगेशन भी हुई, मतलब कि कोर्ट केस एंड ऑल दैट। दूसरा क्या था कि फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग। जो लैंड होल्डिंग थे ना, वो काफी फ्रेगमेंटेड थी। फ्रेगमेंटेड कैसे थी? लेट्स से ये एक स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट के इस पार्ट में जमीन, फिर इस पार्ट में, फिर इस पार्ट पे छोटी छोटी जमीनें होती थी पॉकेट में, अलग अलग जगह पे, जो कि इकोनॉमी ऑफ स्केल अच्छा नहीं था, मतलब कि छोटी छोटी जमीनों पे कौन ही इन्वेस्ट करेगा, जिसकी वजह से जो रिसोर्सेज है उनका इनएफिशिएंट यूज हुआ, और काफी ज्यादा बाउंड्री डिस्प्यूट्स वगैरह होते रहते थे। ओके, नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या रिफॉर्म लेके आए? बेसिकली एक कमिटी बनाई गई, जेसी कुमारप्पन कमिटी। इन्होंने रिकमेंड किया कॉम्प्रिहेंसिव एग्रेरियन रिफॉर्म मेजर्स, ठीक है। और लैंड रिफॉर्म जो है ना, इसके चार कंपोनेंट थे पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज के बाद, यानी कि 1947 के बाद। सबसे पहला फेज बोला गया एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, यानी कि जो ये जमींदार है, जागीरदार है, इनको खत्म करो सबसे पहले। तो यहाँ पे बेसिकली मेन पर्पस क्या था? इंटरमीडिएट्स को खत्म करना, कल्टीवेटर और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट, इसकी वजह से क्या हुआ? एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स की वजह से, इसकी वजह से जो 2 करोड़ टेनेंट्स थे, यानी कि जो खेती करते थे, वो खुद लैंड ओनर बन गए, ठीक है। और जो ब्रोट कल्टीवेटर्स इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट, अब ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के कांटेक्ट में आए, बीच में कोई भी इंटरमीडिएट नहीं होता था। अंडरस्टूड गाइस? नाउ नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लेकिन ना कहीं हाउएवर इट डिड नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट लैंडलॉर्डिज्म और टेनेंसी सिस्टम, एंड इन सम स्टेट इंटरमीडिएट्स वर अलाउड टू रिटेन लैंड अंडर पर्सन कल्टीवेशन विदाउट लिमिट। मतलब ये एक तरह से लैंड रिफॉर्म का एक लूप होल था, कि लोगों ने ना इसमें ना एक एक्सेप्शन थी एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स या लैंड को कैप्चर करने में। एक एक्सेप्शन ये थी कि वो वाली जमीनें कैप्चर नहीं की जाएगी जो कि पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर आती है। और हर कोई ये प्रूफ करने पे लग गया, सारे के सारे इंटरमीडिएट जमींदार जागीरदार, कि ये हमारा ना पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर आती है जमीनें, जिसकी वजह से ये एक तरह से पूरी तरह से इंटरमीडिएट्स को खत्म नहीं कर पाए। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद आई टेनेंसी रिफॉर्म। अब टेनेंसी रिफॉर्म क्या थे? मतलब कि टेनेंट होते कौन है? मतलब कि वो लेट्स से ये किसान है, ठीक है, ये टेनेंट है, और ये किसी की जमीन पे काम कर रहा है, तो इसको टेनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो टेनेंसी रिफॉर्म आई। टेनेंसी रिफॉर्म में क्या आया कि लेट्स से रेगुलेटेड रेंट, रेंट रेगुलेट किया गया। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से कुछ भी मांग लेगा जमींदार। एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर प्रोवाइड की गई, ताकि किसान को ये श्योरिटी हो सके कि अब तक उसको इतने टाइम तक इस पे खेती करनी है, तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट कर सके उस पे। और प्लस में कुछ केसेस में उनको ओनरशिप राइट भी दिए गए टेनेंट्स को, ठीक है। नाउ यहाँ पे रेंट को फिक्स किया गया 20 से 25% ऑफ ग्रोस प्रोड्यूस इन सम स्टेट, मतलब तुम जितना भी हुआ होगा इसका 20 से 25% ही देना पड़ेगा तुमको। कुछ स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, वहां पे रेडिकली रिकंस्ट्रक्टेड एग्रेरियन सिस्टम टू गिव लैंड राइट टू टेनेंट। वेस्ट बंगाल केरला साइड में ना थोड़े लैंड राइट्स भी दे दिए गए टेनेंट्स को। इन सारे एफर्ट्स के बाद भी ओनली ए स्मॉल परसेंटेज ऑफ टेनेंट एक्वायर्ड ओनरशिप राइट, मतलब कि टेनेंसी रिफॉर्म के बाद भी बहुत कम जो टेनेंट्स हैं उनको ओनरशिप राइट मिले थे, सबको नहीं मिल पाए थे। ओके, नेक्स्ट है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। ये अभी मैंने आप लोगों को समझाया था। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब क्या है?
इस पे मतलब कि गवर्नमेंट ने सीलिंग लगा दी कि इससे ज्यादा तुम्हारे पास जमीन नहीं हो सकती। ओके, सो इम्पोज्ड लीगल लिमिट ऑन लैंड ओनरशिप टू डिटर कंसंट्रेशन ऑफ लैंड। लेकिन इसको एक्सप्लॉइट किसने किया? इसको एक्सप्लॉइट किया तहसीलदार और, सॉरी तहसीलदार नहीं, पटवारी और एसडीएम। ठीक है, पटवारी एसडीएम जमींदार, इनके बीच में नेक्सस हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से पटवारी बताता ही नहीं था कि जमींदार के पास सरप्लस लैंड है। जब सरप्लस लैंड होगी नहीं तो एक्वायर किसको करेंगे? ठीक है, 1961-62 में हर एक स्टेट ने ऑलमोस्ट लैंड सीलिंग एक्ट को पास कर दिया था, बट उनकी लिमिट वेरी करी थी, कहीं पे कुछ लिमिट थी, कहीं पे कुछ लिमिट थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना एक एक्सेप्शन थी। एक्सेप्शन क्या थी? कि जो लैंड पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर है ना, उसको एक्वायर नहीं किया जाएगा। तो हर एक इंटरमीडिएट क्या प्रूव करने पे लग गया कि ये हमारी पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर वाली जमीन है, तो इसीलिए उसको भी वापिस मतलब कि उनसे नहीं लिया गया। नाउ नेशनल गाइडलाइंस इशू की गई 1972 में, ताकि यूनिफॉर्म सीलिंग लिमिट लगाई जा सके बेस्ड ऑन लैंड टाइप और प्रोडक्टिविटी। काफी सारे लैंड ओनर ने इस लॉ को इवेट कर गए, कुछ वेरियस लूप होल की वजह से और स्ट्रेटेजीज की वजह से, जैसे बेनामी ट्रांसफर हो गया, या फिर अभी मैंने आप लोगों को समझाया पर्सनल कल्टीवेशन वाला हो गया। अंडरस्टूड गाइस? आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ ये हम लोगों ने इतना कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग। कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग मतलब कि जो छोटी छोटी जमीनें ना इधर उधर है एंड ऑल दैट, उनको कंसोलिडेट करना, ताकि बड़े स्केल पे एग्रीकल्चर वगैरह किया जा सके। इसका मेन एम क्या था? इसका मेन एम था फ्रेगमेंटेड लैंड को एक सिंगल प्लॉट में कन्वर्ट करना, ताकि एग्रीकल्चर एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे ये शहर है, आपकी एक जमीन यहाँ है, एक जमीन यहाँ है, एक जमीन यहाँ है, आपकी सारी जमीन को लेके आपको एक जगह पे जमीन दे दी जाएगी। इसको बोलते थे बेसिकली, क्या बोला गया कि जो फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग था ना, उसको कंसोलिडेट किया गया। आपकी जितनी जमीन थी उसको आपको एक ही साथ दे दिया गया। समझ रहे हो? इससे क्या हुआ? इससे अब आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट है कि इसको इंप्लीमेंट किया गया थ्रू कंपलसरी और वॉलेंट्री कंसोलिडेशन, ताकि डिपेंडिंग ऑन स्टेट, मतलब कि ये कुछ में कुछ प्रोविजंस कंपलसरी थे, कुछ वॉलेंट्री थे। मतलब वो ये इस पे मैटर करता है कि तुम्हारी जमीन किस टाइप की है, कहाँ पे है, लोकेशन कहाँ पे, कहाँ पे नहीं। जनरली कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, इन सब में बेसिकली सक्सेसफुल रहा, बट ओवरऑल इसके जो प्रोग्रेस है वो काफी लिमिटेड थी। तो ये आपको चारों के चारों कंपोनेंट याद रखने हैं। आप इसको एग्जाम में लिख के कैसे आओगे? अगर लेट से एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, लेट मी बी ऑनेस्ट, आप लोग इसको कैसे लिख के आओगे? देखो, एग्जाम में आपको इसको ऐसे लिखना है। लेट से चार कंपोनेंट लिखना। पहले तो यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन लिख देना, ठीक है, उसके बाद एक बॉक्स बनाना और यहाँ पे लिख देना कि लैंड रिफॉर्म ऑब्जेक्टिव। ये लैंड रिफॉर्म के ऑब्जेक्टिव ही है। अभी ऊपर क्वेश्चन था ना एक ये वाला क्वेश्चन कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव, यही लिखना है स्टेट द ऑब्जेक्टिव में, चारों के चारों। कौन सा? पहला पहला पॉइंट लिखोगे, क्या लिखोगे? पहला पॉइंट एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, फिर 3 एरो निकाल देना, 1 2 3 पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखना टेनेंसी रिफॉर्म, 2 एरो निकाल देना। तीसरा पॉइंट सीलिंग और लैंड होल्डिंग, 1 2 एरो निकाल देना, फिर ऐसे करके। ठीक है, दैट्स हाउ यू कैन राइट अ ब्यूटीफुल आंसर। मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग सिखा रहा हूँ साथ के साथ। ओके, सो प्लीज फोकस ऑन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो नाउ। और अगर प्लीज अगर क्लास पसंद आए ना भाई, शेयर कर दो लोगों के साथ और कमेंट कर दो। प्लीज डू कमेंट एंड लेट मी नो वेदर यू आर एंजॉइंग और नॉट। ओके, बिकॉज काफी मेहनत लगती है इन सब चीजों में, बट ठीक है, मुझे मुझे पसंद है पढ़ाना, मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। नाउ कुछ मोमेंट थे भूदान और ग्रामदान मोमेंट। इसमें क्या बोला गया? बेसिकली ये लीड किए गए थे विनोबा भावे के द्वारा। यहाँ पे ये गांव गांव जाते थे और लोगों को बेसिकली मोटिवेट करते थे, उनको इन्फ्लुएंस करते थे कि आप अपनी लैंड को वॉलेंट्री रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए, मतलब कि आप अपनी लैंड को गिव अप कीजिए और वो जमीन किसी और को दे दीजिए जिसके पास नहीं है। तो भूदान मूवमेंट में बेसिकली जो लैंड ओनर थे वो अपनी जमीन का कुछ हिस्सा लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर देते थे। ग्रामदान मूवमेंट में क्या था? ये थोड़ा सा एक स्टेप आगे था, लेकिन ग्रामदान मूवमेंट जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ओके, भूदान मूवमेंट में कुछ हिस्सा बोलने को, यहाँ पे ना ऑलमोस्ट पूरी ओनरशिप, मतलब कि यहाँ पे क्या बोला गया? एनकरेज कलेक्टिव ओनरशिप एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एट द विलेज लेवल, की सारी जमीन एक तरह से विलेज के पास होगी, वो अपने हिसाब से चीजें को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये फेलियर था एक तरह से ग्रामदान मूवमेंट, लेकिन भूदान टू सम एक्सटेंट इट वाज सक्सेसफुल मूवमेंट। ओके, नाउ अब आप लोग को ये देखना कि लैंड रिफॉर्म में क्या क्या चैलेंजेस थे। सबसे पहला चैलेंजेस पॉलिटिकल लेवल पे, ये पेस्टल अप्रोच के थ्रू है। कि जो पावरफुल लैंड ओनर्स है ना, उनकी साइड से रेसिस्टेंस देखने को मिला, बिकॉज वो इसके फेवर में नहीं थे। ऑब्वियसली बात है भाई, कौन ही इनके फेवर में होगा? ठीक है, क्यों ही होगा? तो जो लार्ज एग्री बिजनेस वगैरह है उन्होंने काफी प्रोटेस्ट किया।
इनकंसिस्टेंट पॉलिटिकल विल में भी मतलब कि गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस होते रहते थे। और प्लस में कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखोगे तो एसडीएम पटवारी और ये जमींदार नेक्सस भी क्रिएट हो चुका था। इकोनॉमिक लेवल पे क्या था कि लैंड हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट था, क्योंकि आप लैंड एक्वायर कर रहे हो, लैंड एक्विजिशन में इश्यू, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इश्यू, क्योंकि पैसा होता नहीं था, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्लस में जो लैंड थी ना वो काफी ज्यादा फ्रेगमेंटेड थी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, जिसकी वजह से मशीनाइजेशन नहीं हो पाया। आप नहीं कर पाए इन्वेस्ट, ऑब्वियस सी बात है। सोशल रीजंस क्या था? रेसिस्टेंस फ्रॉम लैंड ओनर हु मे फियर लूजिंग सोशल स्टेटस, ठीक है, मतलब कि जिनकी थोड़ी सी पहुंच हाई थी वो। और लोग लैक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन अमंग बेनिफिशरीज, ठीक है, मतलब जिनको कुछ मिला भी तो उनको ये नहीं मालूम था सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस कैसे की जाए, जिनको कुछ मिल भी गया ना तो उनको उसको यूज भी नहीं करना है। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या था? इन एडिक्वेट लैंड रिकॉर्ड, जिसकी वजह से जो कौन है इस जमीन का राइटफुल ओनर उसको ढूंढने में ही काफी टाइम लग जाता था, ठीक है, जो डिले कर देता था चीजों को। और लैक ऑफ एक्सेस टू मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉर न्यू लैंड ओनर्स, प्रिसीजन फार्मिंग टेक्निक। एनवायरमेंटल में क्या आ जाएगा? लैंड डिग्रेडेशन, अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की वजह से, क्योंकि ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज होने लगा था, डिफोरेस्टेशन होने लगा था विदाउट प्रॉपर रेगुलेशन, क्लियरिंग लैंड फॉर न्यू फार्म, मतलब कि वो जंगल थे उनको क्लियर करे थे ताकि नई नई जमीनें निकाली जा सके और वो लैंडलेस लेबर में दी जा सके, और कुछ को कॉर्पोरेट सेक्टर में भी दी जा सके, ठीक है, जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती है ना बड़ी बड़ी उनको। लीगल लेवल पे क्या था? काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लीगल फ्रेमवर्क से, लेंदी लीगल प्रोसेस और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल से, जिसको हम लोग रेड टेपिज्म भी बोलते हैं, रेड टेपिज्म। ओके, नाउ लैंड रिफॉर्म के बेनिफिट क्या है? कुछ नहीं है भाई, सब कुछ आप लोग पढ़ चुके हो, ये सारे बेनिफिट है, ठीक है। ये अभी ऊपर जो पढ़ा ना ये सारे बेनिफिट ही है एक तरह से, इनको रिवर्स कर दो बेनिफिट हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल लेवल पे इंक्रीज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि सिक्योर लैंड ओनरशिप कैन रिड्यूस लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि अगर आपके पास लैंड ओनरशिप है तो उसकी वजह से लैंड रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट कम हो गए, और जिसकी वजह से मोर स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ, ठीक है, फ्यूअर अपराइजिंग बाय द लैंडलेस फार्मर। इकोनॉमिक आपने बहुत कम सुना होगा कि मतलब ब्रिटिशर्स के टाइम पे ना काफी ज्यादा रिवोल्ट हुए थे, लेकिन एज सच पोस्ट इंडिपेंडेंस में इतना नहीं हुआ, ठीक है। नाउ इकोनॉमिक में क्या था कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारी एनहेंस हुई, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन से जो इंसेंटिवाइज न्यू लैंड ओनर टू इन्वेस्ट इन देयर लैंड, जब उनके पास खुद की जमीनें होगी, उनके पास लैंड राइट आ जाएंगे, तो वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर इनपुट भी इंक्रीज हो गया और हायर क्रॉप यील्ड क्रिएट हुई। सोशल लेवल पे क्या था? इंक्लूड सोशल इक्विटी, क्योंकि इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो रिच है, हैव और हैव नॉट है, उनके बीच में जो गैप है वो कम हो गया था, यानी कि जो इनकम इनइक्वालिटी है वो भी कम हो गई थी रूरल एरियाज में। तो ये आप लोग लिख सकते हो, ये पॉइंट लिखने हैं। टेक्नोलॉजिकल लेवल पे क्या है? एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक, प्रॉपर ट्रेनिंग सपोर्ट के साथ जो नए लैंड ओनर्स है जिनको नई नई जमीनें मिली थी, वो भी अब एफिशिएंट फार्मिंग मेथड को अपनाने के लिए काफी आगे आ रहे थे। जैसे प्रिसीजन फार्मिंग हो गई और डाटा ड्रिवन टेक्निक, ताकि पता लग सके कि मेरी जमीन के लिए, मेरी खेत के लिए ये वाली क्रॉप सबसे बेस्ट है, तो मैं वही उगाऊंगा। प्रीसीजन एग्रीकल्चर का मतलब होता है कि डाटा के बेसिस पे कि मेरी सॉइल में इतना मॉइस्चर है तो मुझे इतना पानी देना है, इतना नहीं देना, काइंड ऑफ दैट थिंग। एनवायरमेंटल लेवल पे सस्टेनेबल लैंड यूज हुआ, ठीक है, कि लैंड ओनरशिप की वजह से नए फार्मर्स लैंड ओनर को वो किया गया कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट कीजिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म, ताकि आप मतलब कि अच्छा पैसा कमा सके और थोड़ा लॉन्ग टर्म विजन देखे। ऐसा नहीं है कि अभी पूरा फर्टिलाइजर्स डाल डाल के ही एक साल तो ग्रो एकदम से क्रॉप ग्रो कर गई और अगले साल बिल्कुल डेड हो गई, वो नहीं होना था, ठीक है। लीगल राइट में क्या था? इनके स्ट्रेंथन के लैंड राइट्स को, ठीक है, सिक्योर लैंड टेन्योर थ्रू लीगल रिफॉर्म, जिसकी वजह से लैंड डिस्प्यूट कम हुए, और प्रोटेक्ट द राइट ऑफ न्यू लैंड ओनर, ठीक है, जिसकी वजह से उनका भरोसा वगैरह बढ़ा। तो ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट्स है जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब थोड़ी सी एक समरी है, ठीक है, कि लैंड रिफॉर्म का क्या वो था। चैलेंजेस में क्या था? अनक्लियर लेजिस्लेशन, कि अनक्लियर डेफिनेशन ऑफ पर्सन कल्टीवेशन, मैंने बताया था ना पर्सन कल्टीवेशन के नाम पे लोगों ने काफी मिस यूज किया इसका। पॉलिटिकल विल नहीं थी, क्योंकि गैप था पॉलिसी और इम्प्लीमेंटेशन में, मतलब कि जो पॉलिसी बनाते थे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता था, ठीक है। मतलब मैं इसको बहुत मासिफिकेशन ऑफ लॉज बट डिनायल ऑफ जस्टिस। इसका मतलब समझते हो आप लोग? इसका मतलब आप लोग मुझे ना कमेंट सेक्शन में बताओ, जिसने कमेंट सेक्शन में मुझे बताया उसको एक पार्ले जी की टॉफी। ठीक है, मासिफिकेशन ऑफ लॉज बट डिनायल ऑफ जस्टिस, ये लाइन आप हर जगह यूज कर सकते हो, ऑलमोस्ट हर जगह, ठीक है।
चलो आगे बढ़े। नाउ इसका मतलब एक बार मुझे कमेंट सेक्शन बताना, अगली वीडियो में बता ही दूंगा वैसे भी। नाउ ब्यूरो काफी इजी है। मासिफिकेशन ऑफ लॉस, बहुत सारे लॉस बट डिनायल ऑफ जस्टिस, जस्टिस यानी कि उनका वीक इंप्लीमेंटेशन शो करता है। जहां पे भी आपको ये शो करना हो ना वीक इंप्लीमेंटेशन, तो आप लोग ये वाली लाइन लिख सकते हो। बट मैं चाहता हूँ आप लोग इसको अलग तरह से इंटरप्रेट करके और बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था, मतलब कि वही वाला कि पॉलिटिशियंस के साथ इनकी नेक्सस एंड ऑल दैट, रेड टेपिज्म, ये सारी चीजें, अनकोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंटेशन, different state law leading to delay and discrimination, litigation due to faulty laws, incomplete land record, ठीक है, और लो पार्टिसिपेशन फ्रॉम बेनिफिशरीज। ये कुछ जनरल जनरल से पॉइंट है, वैसे चैलेंजेस हम लोग सारे ऊपर कर चुके हैं ये वाले। ओके गाइस, चलो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ सॉल्यूशन क्या है भाई, कि टाइम बाउंड कुछ प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है, जो लैंड रिफॉर्म को अच्छे से सक्सेसफुल बनाए। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी होनी चाहिए जिसमें ट्रेंड ऑफिशियल्स होने चाहिए। आपके जो लैंड रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज्ड और अपडेटेड होने चाहिए, अपडेटेड, ठीक है। सिंप्लीफाइड कर दो लीगल प्रोसीजर को, स्पेशल कोर्ट फॉर फास्टर रेजोल्यूशन। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप लोगों को इश्यू मालूम है ना, इश्यू मालूम है ना, इश्यूज को रिवर्स कर दो, इश्यूज को रिवर्स कर दो, वही आपका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। ये है इश्यूज है कि रेसिस्टेंस फ्रॉम पावरफुल लैंड ओनर था, ठीक है, इसको आप क्या ही रिवर्स करोगे। इनकंसिस्टेंट पॉलिटिकल विल थी, तो पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। हाई इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट था, तो यहाँ पे यानी कि स्टेट और सेंटर को मिलकर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए आपस में, काइंड ऑफ, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग था, तो इसका क्या हो जाएगा, कंसोलिडेट करो भाई लैंड होल्डिंग को। वैसे लैक ऑफ अवेयरनेस था, तो अवेयरनेस फैलाओ। इनएडिक्वेट लैंड रिकॉर्ड था, तो उनको क्या करो, उनको मॉडर्नाइज करो। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा था सस्टेनेबल प्रैक्टिस की वजह से, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करो। डिफोरेस्टेशन हो रहा था विदाउट प्रॉपर रेगुलेशंस, तो इसकी वजह क्या आ जाएगा, यहाँ पे कैंपा एक्ट है बेसिकली, ठीक है, उसको अच्छे से वो करो, ठीक है, इंप्लीमेंट करो। तो ये सारी चीजों का आप रिवर्स करोगे तो आपका आंसर तैयार है, वे फॉरवर्ड तैयार है। अंडरस्टूड। नाउ ये एक चैलेंज है, मतलब लैंड रिफॉर्म में चैलेंज का क्या निमोनिक है, कॉम्प्लेक्सिटी, हिस्टोरिकल, एग्रेरियन, यू कैन रीड, ठीक है, यू कैन रीड इट एट योर ओन, अदरवाइज यू मे इग्नोर ऑल्सो। नेक्स्ट है कि लैंड रिफॉर्म भारत में सक्सेसफुल थे, क्यों सक्सेसफुल थे। सबसे पहला, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, काफी ज्यादा जमींदार, देखो अब दिया है ना क्वेश्चन, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया सक्सेस एंड ऑल दैट, भाई ये सारे पॉइंट डाल देना आप लोग, ठीक है, ये वाले जो सारे पॉइंट है ना, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, टेनेंसी रिफॉर्म हुए, लैंड होल्डिंग पे सीलिंग आई, कंसोलिडेट किया गया, तो ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल ही थे। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारे के सारे पॉइंट डाल के उसके बाद ये वाला पॉइंट लिख देना कि मतलब पॉलिटिकल लेवल, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ी, सोशल इक्विटी बढ़ी, मॉडर्न टेक्निक को अडॉप्ट किया गया, सस्टेनेबल लैंड यूज हुआ। तो ये सारी चीजें आप लोग डाल दो ना, आपका परफेक्ट आंसर ऑलरेडी तैयार है कि लैंड रिफॉर्म सक्सेसफुल के क्या रीजन है, ठीक है। नाउ एबोलिशन, 4 पॉइंट तो वो आ जाएगा अभी ऊपर जो बताया मैंने, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट, टेनेंसी रिफॉर्म, उनके अच्छे अच्छे पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन बर्गा, वेस्ट बंगाल ने बेसिकली इनिशिएट किया कि शेयर क्रॉपर्स को परमानेंट राइट्स दिया जाएगा और फेयर क्रॉप डिवीजन होगा। 103, 1/3, मतलब 1:3 की उसमें मतलब कितना जितना भी उगाया जा रहा है ना किसी के द्वारा, उसको 1:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा लैंड ओनर और शेयर क्रॉपर के द्वारा, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंश्योर करेगा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर और लाइवलीहुड बढ़ाएगा शेयर क्रोपर्स के लिए, यानी कि टेनेंट्स के लिए। गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल, क्योंकि गवर्नमेंट ने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, 9 शेड्यूल है, मैंने आप लोगों को बताया। फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, किसान सभा वगैरह ऑर्गेनाइज कराई गई ताकि किसानों की डिमांड को अच्छे से बेसिकली पार्लियामेंट में भी उठाया जाए। और क्या किया गया, भूदान मूवमेंट वगैरह चलाई गई विनोबा भावे के द्वारा। जुडिशियल सपोर्ट्स मिला, क्योंकि काफी ज्यादा प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की उस टाइम पे। अगर आप लोग देखोगे गोलकनाथ के शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, तो ये सारे केस पे केस आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म से ही रिलेटेड थे। नाउ एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, ये वाला एक्ट, ये बेसिकली क्या है, जब भी किसी की जमीन को एक्वायर किया जाएगा तो उसको कंपनसेशन दिया जाएगा, ये उससे रिलेटेड एक्ट है। सबसे पहला कंसेंट रिक्वायर्ड, आपको कोई भी अगर जमीन को वो करना है और वो जमीन शेड्यूल एरिया से बिलोंग करती है, उसको एक्वायर करना है, तो वहां पे ग्राम सभा की कंसेंट जरूरी है। दूसरा, अगर आप उस जमीन को एक्वायर कर रहे हो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की वजह से, लेट से ये जमीन है, इस जमीन के 100 लैंड ओनर है, ठीक है, मतलब कि 100 बंदों की जमीन है ये, तो आपको एटलीस्ट 70 लोगों से, यानी कि 70% लोगों से कंसेंट लेनी पड़ेगी। अगर 70% लोगों ने कंसेंट दे दी ना तो ठीक है, मतलब कि अब मान लिया जाएगा कि बाकी के 30% ने भी दे दी, चाहे उन्होंने ना दी हो, तो एटलीस्ट मिनिमम 70% होना चाहिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के लिए। और अगर ये प्राइवेट प्रोजेक्ट है तो उसमें 80% होना चाहिए। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट किया जाएगा हर एक प्रोजेक्ट का, ठीक है।
कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ पे। रिहेबिलिटेशन, एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा हर एक बंदे को, अफेक्टेड फैमिली। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कोई फैमिली रहती थी, जब आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा ना अलग जगह पे, मतलब कि वो यहाँ से छोड़ के जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट तो होगा, लेकिन आप इनको रिहेबिलिटेट करो, अच्छे से इनको रहने के लिए जगह दो, प्लस में इनके एक बंदे को नौकरी दो, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फॉर वन मेंबर ऑफ ईच अफेक्टेड फैमिली। नाउ कंपनसेशन क्या है कि जितना भी गांव में मार्केट वैल्यू होगी उसका 4 गुना दिया जाएगा, और अर्बन एरिया में जितनी मार्केट वैल्यू होगी उसका 2 गुना दिया जाएगा। बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। जनरली मार्केट वैल्यू हायर देन द मिनिमम लैंड वैल्यू, ऑब्वियसली बात है। इरिगेटेड एंड मल्टी क्रॉप लैंड में स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्वायर सच लैंड बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको एक्वायर कर सकती थी। सेफ गार्ड क्या था भाई, कि डिस्प्यूट सेटलमेंट चेयरमैन के द्वारा किया जाएगा, जो कि डिस्ट्रिक्ट जज का रैंक होगा। और एक लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट अथॉरिटी बनाई गई थी, जिनका काम ही ये था कि वो रिहेबिलिटेट करे इफेक्टेड फैमिली को और रीसेटल करे। रिटर्न ऑफ लैंड, लैंड को वापिस कर दिया जाएगा अगर प्रोजेक्ट 5 साल में स्टार्ट नहीं हुआ है एक्वायर करने के बाद। ओके, सो ये सारे के सारे प्रोविजंस है। सो गाइज हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म का पूरा टॉपिक्स अच्छे से कवर कर लिया। देखो ये चीज है ना, मैं सच बता रहा हूँ, सेम चीज अगर कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ानी होती है एंड ऑल दैट, वहां पे 2 घंटे लग जाते हैं। पर भाई नहीं, यहाँ पे टाइम बचाना आप लोगों को। ये मैं सारी की सारी चीजें, आप लोग ना ट्रस्ट मी, अब आप लोग सारे आंसर लिख पाओगे सिर्फ इस लिमिटेड कंटेंट से, समझ रहे हो। तो सेम चीज को कम टाइम में भी किया जा सकता है। डू स्मार्ट स्टडी। थैंक यू, जय हिंद।